कि सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देना है। ये दोनों बाप बेटे जो है ना, तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी, ये दोनों मिलकर के उनको कहीं ना कहीं हाशिए पे ले जाके खड़ा कर देंगे। इतना ताकतवर नेता अपने आप को ये मानते हैं क्या? इतना कमजोर है आरजेडी का मुखिया कि एक दलित माँ को गाली दी जा रही थी और वहां सुन रहा था। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जब बाहर निकाला गया तो कैसे गरीबी रेखा से कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा? लालू जी ने कहीं ना कहीं नौकरी देने के लिए जिस प्रकार से जमीन को लूटने का काम किया, उस तरीके का लुटेरा मंडली तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सिंगापुर में करवा सकता है क्या? कि संविधान की मूल भावना जो है वो राम राज्य के संकल्प और राम राज्य के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है। और अगर वो नहीं बोलेंगे तो लालू जी और तेजस्वी जी ले जाकर के उनका क्या उपाय करेंगे उनको बहुत अच्छे से पता है। माँ का मंगलसूत्र जो है वो उन्होंने कुर्बान किया। मैं पूछना चाहता हूँ, इटली में कौन सा मंगलसूत्र लेके लोग पहनते हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी हैं। सीधा जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। सुमित जी, जिस तरीके से कल मनोज झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साफ कहा कि दूसरे चरण में जो आज मतदान चल रहे हैं उसमें वो लोग फिर से आप लोगों को एक बार धूल चटाएंगे। साथ साथ संविधान को लेकर के भी काफ़ी कुछ कहा उन्होंने। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान जो है वो खतरे में बताया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, संविधान के मूल तत्वों को समझने की आवश्यकता है। आपके चैनल के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को मैं बताना चाहूँगा कि संविधान के पन्नों पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी को अनुकृत किया गया है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान के पन्नों पर जिस प्रकार से भाव चित्रात्मक लिपि में कहीं न कहीं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को जिस प्रकार से अनुकृत करवाया, ये स्पष्ट रूप से दिखाता है कि संविधान की मूल भावना जो है वो राम राज्य के संकल्प और राम राज्य के उद्देश्य के साथ आगे बढ़ना है, जिसमें समाज के अंतिम पायदान पे जो बैठा हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति के आंखों में जो सपने हैं उन सपनों को जीवंत करने की लड़ाई अगर कोई आज लड़ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये भी समझना है, मनोज झा जी की बात आप करते हैं, मैं बोलूँगा, बस इतना बोलूँगा, और पूरा बिहार इस बात को बहुत अच्छे से जानता है कि वो अगर बोलेंगे नहीं तो उनका काम कैसे चलेगा। ये दोनों बाप बेटे जो है ना, तेजस्वी यादव जी और लालू यादव जी, ये दोनों मिलकर के उनको कहीं ना कहीं हाशिए पे ले जाके खड़ा कर देंगे। तो ये तो उनकी लाचारी है ना कि कुछ तो बोलते रहना है, कुछ तो आकर के लोगों को समझाना है। तो ये लाचारी और हताशा में आकर के बोलते हैं। इनको बहुत अच्छे से पता है कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने 2014 के बाद से किस प्रकार स्ट्रेटेजिकली समाज का प्राथमिक वर्ग हो, चाहे द्वितीयक वर्ग हो, चाहे तृतीयक वर्ग हो, चाहे प्राथमिक सेक्टर हो, चाहे द्वितीयक सेक्टर हो, चाहे तृतीयक सेक्टर हो, चाहे वो कृषि सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, चाहे इंडस्ट्रीज के क्षेत्र हो, इन सभी क्षेत्रों के लिए लगातार किसने काम किया? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। का कहना है 2014 के बाद से इन केन प्रकारण सरकार बनाने में भी तो आप लोग आगे हैं ना। देखिए मैंने बार बार बोला कि उनको बस बोलना है, इसी के लिए रखा गया है कि बोलने के लिए रखा गया है। और अगर वो नहीं बोलेंगे तो लालू जी और तेजस्वी जी ले जाकर के उनका क्या उपाय करेंगे उनको बहुत अच्छे से पता है। लेकिन इसके अलावा भी वो पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो मैं उनको जवाब देना चाहूँगा कि 2014 के बाद हमने युवाओं के लिए जो कार्य किए एक बार वो पढ़ लें। हमने माताओं के लिए, बहनों के लिए जो कार्य किया वो पढ़ लें। इंडी अलायंस ने जब जब सरकार चलाई ना देश में, उस समय देश का एक तबका है जिसको हम आदिवासी समाज कहते हैं, उस आदिवासी समाज के लिए क्या किया ये भी देखने की बात है। अभी 3 राज्यों में चुनाव हुए, उन 3 राज्यों में जो सबसे ज़्यादा आदिवासी बहुल्य क्षेत्र है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे राजस्थान हो। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भील जनजाति हो, भिलाला जनजाति हो, गोंड जनजाति हो, बैगा जनजाति हो अथवा मीना जनजाति हो, इन सभी जनजातियों की जो माताएं बहनें हैं, इनके स्वास्थ्य की रक्षा किसने की? आयुष्मान भारत योजना सिर्फ योजना तो नहीं है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 34 करोड़ लोगों को और उनके परिवार के लोगों को
जिस प्रकार से उनके स्वास्थ्य की रक्षा की गई, ये भी तो देखने की बात है। क्या प्रत्येक व्यक्ति, मैं सिर्फ इतना पूछूंगा आपसे, क्या प्रत्येक व्यक्ति अपने पिताजी का किडनी ट्रांसप्लांट जो है वो सिंगापुर में करवा सकता है क्या? क्या गरीब का बच्चा जब मरता है तो वो सिंगापुर जा सकता है क्या? सुमित जी, आप लोगों को जिन मुद्दों पर घेरते हैं वो रोजगार है, महंगाई है। वो लोग कहते हैं राम नाम करने से रोजगार तो नहीं मिलेगा, लोगों के पेट में अन्न रहेगा तभी तो वो राम नाम कर पाएंगे। देखिए, बहुत अच्छे से इस बात को मैं आपके सामने स्पष्टता पूर्वक समझाना चाहूँगा कि जब 34 करोड़ लोगों को हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभान्वित किया तो क्या स्वास्थ्य सेक्टर में नौकरियों का सृजन नहीं हुआ क्या? जब 34 करोड़ लोगों को डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में जब पैसा दिया गया तो बैंकिंग सेक्टर में नौकरियों की बाढ़ नहीं आई क्या? इसके अलावा सुमित जी, एग्जैक्ट आंकड़ा तो आप लोग अभी भी नहीं रख पाए। मैं एग्जैक्ट आंकड़ा दे रहा हूँ। इसके अलावा यह भी समझना है कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से जब बाहर निकाला गया तो कैसे गरीबी रेखा से कोई व्यक्ति बाहर निकलेगा? द्वितीयक सेक्टर अर्थात हेवी इंडस्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के क्षेत्र में हमने रोजगार से कहीं आगे बढ़कर लोगों के लिए स्वरोजगार उत्पन्न करवाया। हमने कहीं ना कहीं लोगों के लिए इंडस्ट्रीज आदि क्षेत्रों में रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए। तेजस्वी जी के रोजगार का मतलब होता है 9वीं फेल व्यक्ति के लिए रोजगार का मतलब होता है चपरासी की नौकरी। हमने स्वरोजगार प्रदान किया, हमने मूलभूत मुद्दों पर काम किया, हमने देश के जीडीपी को बढ़ाया। देश का जीडीपी जब 10वें रैंक से जाकर के 5वें स्थान पे पहुंचता है और पीपीपी के दृष्टिकोण में जब देश का जीडीपी 3रे रैंक पे पहुंचता है तो लाखों करोड़ों नौकरियों का सृजन हुआ। तभी तो इसके अलावा इस होड़ में सुमित जी, रेलवे में नौकरियां कम हो गई जब से प्रधानमंत्री मोदी आए। 14 के बाद से कितनी बहालियां नहीं। देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाना चाहूंगा, लालू जी ने कहीं ना कहीं नौकरी देने के लिए जिस प्रकार से जमीन को लूटने का काम किया, उस तरीके का लुटेरा मंडली तो भारतीय जनता पार्टी है नहीं। लुटेरों की जमात और कहीं ना कहीं देश के भविष्य को लूटने वाले जो लोग, ये अपराधियों और आतंकियों को प्रश्रय देने वाले लोग, आतंकी मानसिकता के लोगों की वकालत करने वाले लोग, इनके विषय में भी तो बात होनी चाहिए ना। मैं सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूं, कसाब ने जब हमला किया मुंबई में तो मुंबई जो है देश की आर्थिक राजधानी है, इसमें कितने करोड़ों का नुकसान, कितने अरबों का नुकसान जो हुआ, कितने निवेशकर्ता जो है वो भारत छोड़ करके चले गए थे, यह भी देखने की बात है। लेकिन उसी कसाब की वकालत सोनिया गांधी के जो सलाहकार थे वो जाकर के करते हैं कि ऐसे व्यक्ति को प्राणदंड से मुक्ति दे दी जाए। इनके कश्मीर में इनका एक नेता है कांग्रेस का, वो कहता है कि जो भी आतंकी मारे गए हैं उन सभी आतंकियों को 1 करोड़ रुपया देने की बात वो करते हैं अगर इनकी सरकार बनेगी तो। ये माताओं बहनों के खिलाफ, इनको बृजभूषण जी याद आ जाते हैं, बार बार ये माताओं बहनों पे प्रश्न खड़े करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के चरित्र पर दोषारोपण करते हैं। इनका चरित्र मैं बताता हूँ, इनका चरित्र क्या है। इनके एक नेता दक्षिण भारत में कहते हैं कि बलात्कार होने पर लेट के मजे लेने चाहिए। इस प्रकार की गंदी हरकतें और नीच बातें जो हैं कौन कर सकता है भला? राहुल गांधी ने कभी, एक मिनट, राहुल गांधी ने ऐसे लोगों पर क्यों नहीं प्रश्न खड़े किए? छत्तीसगढ़ में इनके ही नेता अपनी ही पार्टी के महिला नेत्री के साथ गैंगरेप करते हैं और उनके पति को जान से मारने की धमकी देते हैं। यह है इनकी पार्टी का मूल चरित्र। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले सोनिया गांधी जी की सुपुत्री कह रही थी कि माँ का मंगलसूत्र जो है वो उन्होंने कुर्बान किया। मैं पूछना चाहता हूं, इटली में कौन सा मंगलसूत्र लेके लोग पहनते हैं? जरा ये भी तो बता दे। स्पष्ट रूप से समझना है, देश की माताओं बहनों का सम्मान, आदिवासी क्षेत्र से आने वाली लोगों का माताओं बहनों का सम्मान। आखिरी सवाल, दूसरे चरण के मतदान लगभग खत्म होने वाले हैं। ऐसी स्थिति में क्या आप लोगों को लगता है अब की बार के नतीजे किस तरीके से? देखिए, अब की बार बिहार में तो सीमांचल में चुनाव हो रहे हैं और मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलूँगा कि सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने देना है। सीमांचल को कहीं ना कहीं, सीमांचल में सनातन मान्यताओं में विश्वास रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति, उसके सम्मान की रक्षा, उसके धार्मिक पूजा पद्धति की रक्षा, उसके आत्मसम्मान की रक्षा और महिला माताओं बहनों के सम्मान की रक्षा भारतीय जनता पार्टी वचनबद्धता के साथ करेगी। और एक और बात बोलूँगा कि तेजस्वी जी एक मंच पे खड़े रहते हैं, वो अपने आप को तथाकथित रूप से काफ़ी सामर्थ्यवान नेता मानते हैं।
उसी मंच के नीचे एक दलित माँ को गाली दी जाती है, चिराग पासवान जी की माँ को, और मंच पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति जो है वो सांकेतिक भाषा में किस प्रकार से दोनों आपस में संवाद करते हैं, यह भी सबने देखा होगा। तो इतना ताकतवर नेता अपने आप को ये मानते हैं, क्या इतना कमजोर है आरजेडी का मुखिया कि एक दलित माँ को गाली दी जा रही थी और वहां सुन रहा था? तो कहीं ना कहीं पूरा बिहार और पूरा देश ऐसे लोगों को जवाब देगा राष्ट्र निर्माण के लिए, और देश के एकता अखंडता के लिए अगर कोई खड़ा है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी खड़े हैं। सबके साथ सबके सम्मान और सबके विकास की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लगातार लड़ते रहेगी। चलिए, तो सबके साथ सबके विकास सबके सम्मान की लड़ाई लड़ती रहेगी। सीमांचल को पाकिस्तान नहीं बनने दे, साफ कह रहे थे सुमित शशांक। ऐसे में दूसरे चरण का मतदान आज खत्म हो रहा है, क्या कुछ होगा ये तो 4 जून को ही पता लगेगा, लेकिन फिलहाल गर्मा गर्मी बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन गोलू के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।